हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। सभी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम लोग बात करने वाले हैं पैथोलॉजी के बारे में। अपने आयुर्वेद में रोग विज्ञान बोलते हैं। रोग विज्ञान के दो पेपर हैं अपने, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अपनी 3 डेमो क्लास होने वाली हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास के अंदर अपन दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में आमवात और तीसरी क्लास में वात रक्त पढ़ेंगे। क्लास का टाइमिंग जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ये जो अपना टॉपिक है दोष धातु आश्रय भाव, ये आपके फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सुनिए ध्यान से, जो भी आपको डाउट हो आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ कि दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव, इसके लिए आपको बहुत सी छोटी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके होते हैं कि अपने दोष कितने होते हैं, धातुएं कितनी हैं और दूष्य किसको बोला गया है, ये सब पढ़ के आ चुके हैं। तो जैसे कि अपने आयुर्वेद में बात किया गया है कि दोष 3 होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ। और धातुएं अपनी हो गई 7, रस से लेके शुक्र तक। अपने जो 3 दोष होते हैं वात पित्त कफ, ये अपने शरीर में रहते कहाँ हैं उसके डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये इन दोषों का आश्रय क्या होगा, आश्रयी क्या होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी बेसिक जो टर्म है वो क्लियर कर देती हूँ। आश्रय क्या होगा और आश्रयी क्या होगा, सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। अपना घर है, वो अपने लिए क्या होगा? आश्रय। हम कौन हैं? हम घर में रहने वाले हैं, हम क्या हैं उसके लिए? आश्रयी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग घर में जाके रहते हैं, घर हमें क्या देता है? रहने के लिए जगह देता है, वो है हमारा आश्रय स्थान। और हम वहाँ जाके रह रहे हैं तो हम घर के लिए क्या हुए? आश्रयी। तो इन सिंपल सी लैंग्वेज अपन क्या बोल सकते हैं कि जो धातुएं होंगी वो अपने दोष के लिए क्या काम करेंगी? आश्रय का। मतलब अपने जो 3 दोष हुए, वात है, पित्त है, कफ, ये उन धातुओं पर निर्भर रहेंगे, ये उन धातुओं के साथ मिलकर रहेंगे। धातुएं इनको रहने के लिए जगह देगी, तो धातुएं क्या हुई? आश्रय। और जो जाके वहां पर रहेगा वो क्या हुआ? आश्रयी। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि अपने जो दोष होते हैं वो तो होते हैं आश्रयी, और जो उनको रहने के लिए जगह देता है उसमें कौन कौन आता है? धातुएं आएंगी और मल आएंगे। ये इनको रहने के लिए जगह देंगे, तो ये क्या हुआ? इनका आश्रय। क्लियर है? यहाँ से अभी मैं फर्स्ट लाइन से बात करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट लाइन पर चल रहे हैं अपन। वातादि दोष तथा रस धातुओं में आश्रय व आश्रयी संबंध होता है। लाइन क्लियर होनी चाहिए कि जो दोष होंगे वो धातुओं के साथ और मलों के साथ आश्रय आश्रयी भाव संबंध में रहेंगे। तो इस संबंध को क्या बोल दिया? दोष धातु। और इसके साथ एक शब्द और ऐड होगा, क्योंकि जैसे इनमें मल भी आएंगे तो दोष धातु मल आश्रय आश्रयी भाव बोला जाएगा। आप सभी ने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ी होगी। अष्टांग हृदय के अंदर चैप्टर नंबर 11, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। कोटेशन नंबर 26 से लेके 28 तक आश्रय आश्रयी भाव के बारे में बात की गई है। आप देख सकते हैं बाकायदा जाके। अष्टांग हृदय सूत्र 11, वहाँ की बात कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी अपन देखते हैं, अपन सबसे पहले बात करेंगे अपने वात दोष की। वात दोष किस धातु में जाके आश्रित होगा? तो वायु हमेशा स्थान लेगी अस्थि धातु में। अस्थि के अंदर वात का स्थान होता है। यह सबने जनरली सुना हुआ होता है फर्स्ट ईयर में कि अस्थि धातु के अंदर वात दोष आश्रयी भाव से रहता है। ऐसे ही अपन पित्त की बात करें तो एक चीज बताइए कि जैसे पित्त के गुण क्या होते हैं? पित्त उष्ण स्वभाव वाला होता है। और रक्त भी बात करते हो, रक्त के गुण जो होते हैं, रक्त धातु के गुण होते हैं, वो भी किसके सिमिलर होते हैं? पित्त के सिमिलर होते हैं। तो एक टर्म, एक लाइन है, जैसे कि मैं यूज करूंगी आगे जब भी अपन पढ़ेंगे, तो मैं हमेशा एक लाइन बोलूंगी कि पित्त और रक्त भाई भाई। इससे आपको क्लियर ये हो जाना चाहिए कि जब भी अपन पित्त की दुष्टि की बात करें या पित्त के प्रकोप की बात करें तो उससे आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि रक्त भी दूषित होगा, रक्त भी प्रकोपित होगा। ठीक है, तो यहाँ
और स्वेद भी कैसा होता है, उष्ण गुण वाला होता है। तो पित्त किसके पास भी जाके आश्रित करे रहेगा, स्वेद और रक्त के पास। ऐसे ही अपन कफ की बात करें, अब एक सिंपल सी बात, 7 धातुएं होती हैं अपनी, रस से लेके शुक्र तक, जिसमें से अस्थि किसके साथ चली गई, अस्थि गई वायु के साथ, और रक्त किसके साथ गया, पित्त के साथ। तो अभी बची शेष धातुएं किसके साथ आएंगी, कफ के साथ, क्योंकि कफ कैसा होगा, कफ होगा जलीयांश वाला, और सारी जो धातुएं बचती हैं वो या तो स्नेहन गुण वाली या जलीयांश वाली होती हैं। तो इन सब के साथ जाएगा कफ दोष। तो रस, मांस, मेद, शुक्र, और ये दोनों मल कौन से, मूत्र और पुरुष, ये भी इन पर भी आश्रित रहेगा। फिर उसके बाद अपन दोष धातु आश्रय आश्रयी भाव की बात करते क्यों हैं, हमको जरूरत क्या पड़ी इस टॉपिक को पढ़ने की। इस टॉपिक को पढ़ने की नीड ये है कि जब भी अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस टॉपिक का। जैसे कि मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है रक्त पित्त का, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये रक्त पित्त वाला पेशेंट है, तो इसमें दूषित क्या होगा, पित्त, तो इसकी चिकित्सा उसी के अकॉर्डिंग होगी। या आपके पास कोई पेशेंट आता है आम वात का, आम वात के लिए भी क्या होगा, मेनली जो उसमें आम और वात, आम की दृष्टि कफ की वजह से हुई और एक हुई वायु, तो इनसे आश्रय आश्रयी भाव से अपन को ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। कैसे, अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो एक सिंपल सी लाइन समझ में आनी चाहिए सबको कि मैं ये बात करूं कि जब भी अपन ट्रीटमेंट देंगे या अपन को कोई ऐसा डिसऑर्डर हो रहा है जो रक्त को भी दूषित करे और पित्त को भी दूषित करे, या बोलूं उल्टा बोलूं, पित्त को दूषित करे और रक्त को भी दूषित करे, तो अगर अपन ट्रीटमेंट उसमें देंगे, पित्त को बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट अगर अपन देंगे तो वो रक्त को भी बढ़ाएगा, और अगर अपन पित्त को कम करने वाला ट्रीटमेंट देंगे तो वो अल्टीमेटली रक्त को भी कम करेगा। ये है इसकी सिंपल सी इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर अपन जिस आश्रयी की चिकित्सा करते हैं तो उसके आश्रय की चिकित्सा अपने आप हो जाती है, या फिर अपन जिस आश्रयी को बढ़ाने वाला निदान सेवन करते हैं या जिस दोष को बढ़ाने वाला निदान सेवन करते हैं तो उसका जो सिमिलर आश्रय है वो भी क्या होगा, प्रकुपित होगा। तो क्लियर होना चाहिए कि एक का सेवन करते हैं तो उससे दूसरा भी क्या होगा, प्रकुपित होगा। तो जो औषध या आहार विहार आश्रय को क्षीण करता है, वही क्या करेगा, आश्रय को भी क्षीण करेगा। यानी कि अपन ने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया या अपन ने कोई ऐसा आहार विहार किया जिससे आश्रय कम हो रहा है, आश्रय की बात करूं, रक्त हो गया, रस हो गया, मांस हो गया, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष, ये कम हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली पित्त भी कम होगा और कफ भी कम होगा। तो एग्जाम्पल में शॉर्ट में लिख रखा है कि जो द्रव्य रक्तवर्धक होंगे वो द्रव्य क्या होंगे, पित्तवर्धक भी होंगे, और जो रक्त शामक होंगे वो पित्त शामक भी होंगे। ऐसे ही तो ये जो सिद्धांत जो बोला है कि एक को बढ़ाएगा तो उससे दूसरे की भी बढ़ोतरी होगी, या जिसमें एक आश्रय कम होगा तो उसका आश्रय भी अपने आप से क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है ये कि अस्थि और वायु की अगर अपन बात करते हैं कि अस्थि जो आश्रय है और आश्रय उसके अंदर कौन है, वात, अगर उसकी अपन बात करते हैं तो ये जो फंडामेंट है ये उसमें लागू नहीं होगा, ये प्रिंसिपल वहां लागू नहीं होगा। अच्छा, अगर अपन बात करें कि वायु के गुण क्या होते हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, ये सभी ने पढ़ रखा होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये जो गुण होते हैं, अगर हम इन गुण युक्त आहार विहार का सेवन करते हैं तो क्या होगा, वायु प्रकुपित होगी। और अगर इन गुण से विरुद्ध, इन गुण के विपरीत अगर आहार विहार का सेवन किया तो क्या होगा, वायु कम होगी अपने आप। लेकिन अस्थि की बात करूं, अस्थि कैसा होगा अपने आप में, अस्थि के लिए अपन कैसे द्रव्य लेंगे, जो संतर्पण कारक हो, यानी कि स्निग्ध हुआ, मधुर हुआ, ये सारे द्रव्य क्या करेंगे, अस्थि को बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन अगर अपन स्निग्ध द्रव्य का सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, वायु का ह्रास होगा, वायु की कमी होगी। तो इनकी जो चिकित्सा होती है या इनका जो उपक्रम होता है वो आपस में विरुद्ध होता है। जैसे कि अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, अपनी जो चिकित्सा मानी गई है
षड उपक्रम आपने कभी नाम सुना होगा, उसमें एक आता है लंघन और भृंगण, संतर्पण और अपतर्पण। ये अपना चिकित्सा का बेस होता है आयुर्वेद के अंदर। अपन इन दो बेस पर ही सारी चिकित्साएं करते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस का या अस्थि कोई विकार से रिलेटेड, अस्थि प्रदोषज विकार से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आता है, तो हम उसकी चिकित्सा क्या करेंगे? उसको अस्थि को बढ़ाने वाली, अस्थि क्षय का कोई पेशेंट आया है तो हम अस्थि को बढ़ाने वाली यानी कि कैसी चिकित्सा देंगे? संतर्पण कारक चिकित्सा देंगे। ठीक है, अगर ये चिकित्सा अपन ने दी तो ये वायु को क्या करेगी? क्योंकि अस्थि के अंदर वायु का स्थान है, और संतर्पण कारक चिकित्सा से वायु का क्या होगा? कमी होगी वायु की, क्योंकि वायु को तो स्निग्ध, मधुर, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस क्या होते हैं? वात शामक होते हैं, और यही चिकित्सा करते हैं अपन अस्थि को बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर अपन अस्थि को बढ़ा रहे हैं तो वायु की क्या होगी? कमी। और अगर अपन ने अपतर्पण चिकित्सा दी, क्या? कटु, तिक्त, कषाय, इन द्रव्यों का सेवन दिया, इन रुक्ष द्रव्यों का सेवन करवाया, शीत द्रव्यों का सेवन करवाया, तो इससे क्या होगा? इससे वायु तो बढ़ जाएगी लेकिन अस्थि का क्या हो जाएगा? क्षय। तो ये क्या हुआ? विरुद्ध उपक्रम हुआ। किस किस के लिए? अस्थि के लिए और वात के लिए। यानी कि अगर अपन वात की चिकित्सा कर रहे हैं, वायु को शमन करने की चिकित्सा कर रहे हैं, तो वहां तो अस्थि बढ़ जाएगी, और अगर अपन अस्थि शामक चिकित्सा कर रहे हैं तो वहां वायु बढ़ जाएगी। एक दूसरे के विपरीत चिकित्सा होती है। इसलिए जो आश्रय आश्रयी भाव सिद्धांत जो होता है वो केवल और केवल वात और अस्थि पर लागू नहीं होता है, बाकी सभी पर लागू होता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है पढ़ने की। जैसे कि यहाँ से पढ़े अपन कि परंतु अस्थि व वात में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों? डिटेल में बात कर चुके हैं कि अस्थि को बढ़ाने वाले द्रव्य कैसे होते हैं? संतर्पण कारक होंगे। समझ में आना चाहिए कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं संतर्पण कारक? स्निग्ध हुआ, मधुर हुआ, अम्ल हुआ, ये सारे, यानी कि जिनसे भृंगण हो, जिनसे पोषण हो, पुष्टि। कोई भी दुबला पतला है उसको तो मोटा करने के लिए इन्हीं द्रव्यों को दिया जाएगा, उसके अस्थि वर्धन के लिए इन्हीं द्रव्यों को दिया जाएगा। लेकिन ये द्रव्य क्या करेंगे? उसके अंदर वायु की कमी करेंगे, तभी तो वो व्यक्ति मोटा हो सकता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात, अगर अपन स्थूल और कृश की बात करते हैं, दो रोग होते हैं या दो व्यक्ति होते हैं, स्थूल हुआ, एक हुआ कृश। तो सिंपल सा सबको समझ में आता है ये कि स्थूल व्यक्ति जो होता है उसके अंदर क्या रहता है? कफ की अधिकता रहती है, और जो कृश होगा, पतला दुबला होगा, उसके अंदर वायु की अधिकता होगी। तो हम पतले को मोटा करने के लिए क्या देते हैं? यही कि आप घी खाओ, आप स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करो, ये सब करवाएंगे उसको। और अगर कोई मोटा है तो उसकी ये चीजें क्या करवा देते हैं? हम छुड़वा देते हैं। तो इससे क्या होगा? उसके अंदर अगर कोई दुबला व्यक्ति है, वो मोटा होने के लिए सबसे पहले उसमें क्या जरूरी है? कि उसके अंदर वायु की कमी हो, क्योंकि वायु कभी भी मोटा नहीं होने दे सकती। वायु हमेशा कृशता करती है। आपने अगर सुना हो, वात वृद्धौ वा पारुष्यम कृशता, ये अगर वायु की वृद्धि होती है तो सुश्रुत क्या कहता है? कि शरीर में कृशता आती है, कृशता आएगी, तो अपन ये द्रव्य यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वात वर्धक द्रव्य कैसे होंगे? अपतर्पण कारक होंगे, और जो अपतर्पण वाले होंगे वो क्या करेंगे? अस्थि को कम करेंगे। अपतर्पण के लिए अपन अस्थि नहीं दे सकते, सॉरी, अस्थि के लिए अपन अपतर्पण द्रव्य नहीं दे सकते अस्थि वर्धन के लिए। तो अस्थि वर्धन के लिए हमें कैसे द्रव्य देने होंगे? हमेशा जो संतर्पण कारक हों, जैसे कि स्निग्ध हुआ, मधुर हुआ, अम्ल हुआ, लवण और ब्रह्मण द्रव्य, जो भी उसमें बढ़ाने वाला होगा, वृद्धि कराने वाला होगा, उन्हीं द्रव्यों को देंगे। और इन द्रव्यों से अल्टीमेटली क्या होगा? वायु का क्षय हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात हुई कि अपने 3 आश्रय हुए, वात, पित्त, कफ, और आश्रय कौन हुए उनके लिए? या तो धातु होंगी या कौन होगा? मल होगा। फिर अगला जब अपन बात करते हैं इसकी चिकित्सा की, जब इसकी चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है आश्रय आश्रयी भाव की, तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है व्याधि की साध्य असाध्यता का ज्ञान होगा। क्या बोला गया है अपने जो टेक्स्ट बुक है उनमें? चरक क्या बोलते हैं? चरक ने बोला है, आचार्य चरक ने,
कि हमें हमेशा चिकित्सा किस व्याधि की करनी चाहिए, साध्य की करनी चाहिए। असाध्य की चिकित्सा के लिए मना किया गया है। तो अपन चिकित्सक बनने वाले हैं, अपन को पता होना चाहिए कि हम किस पेशेंट की चिकित्सा करने वाले हैं। इस पेशेंट को जो डिजीज है वो साध्य है या असाध्य है। अगर वो असाध्य है फिर भी हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी बताए हैं चरक ने। क्या बोलते हैं चरक? ये कि आपके यश की हानि होगी, आपका नाम खराब होगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है कि यश की हानि होगी। मतलब क्या हुआ कि आपके पास पेशेंट आना बंद हो जाएंगे, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे अपन तो सबसे पहले अपन को व्याधि की साध्य असाध्यता का ज्ञान कौन कराएगा? आश्रय आश्रयी भाव का सिद्धांत। कैसे देखते हैं कि अगर सिंपल सी बात करें, अगर कोई दोष है जिसमें जैसे रक्त पित्त से मैं आपको समझाऊं कि रक्त पित्त हुआ है, रक्त पित्त के अंदर पित्त दूषित हुआ। जब भी पित्त की दुष्टि होगी वो रक्त को दूषित करेगा, तो रोग हो गया रक्त पित्त। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आश्रयी था कौन? पित्त, और आश्रय उसकी कौन थी? रक्त धातु। उसने वहां पे जाके उसको दूषित किया। अगर यही पित्त रक्त को न दूषित करके किसी और को दूषित करता, मेद को दूषित करता, मांस को दूषित करता, अस्थि को दूषित करता, तो क्या वो दोष इतना क्रिटिकल होता? नहीं। क्यों? अगर पित्त उष्ण स्वभाव वाला है, पित्त अपने गुणों में तीक्ष्णता, पित्त अपने गुणों में अगर तीक्ष्णता लाएगा तो वो रक्त में भी तीक्ष्णता लाएगा। यानी कि वो डिजीज जो होगी वो किधर जाएगी? क्रोनिसिटी की तरफ जाएगी। वो डिजीज में सिम्टम्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और अगर पित्त बहुत ज़्यादा प्रकोपित हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पे उपद्रव, कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सा इसे समझें कि यदि प्रकोपित दोष अपने आश्रय पर दृष्टि ना करके किसी दूसरे के आश्रय पर दृष्टि करे, जैसे कि पित्त का आश्रय है श्वेद व रक्त, तो पित्त श्वेद और रक्त को दूषित ना करके किसी और को दूषित करता है तो वो डिजीज क्या हो सकती है? सुख साध्य हो सकती है, क्योंकि अपन उसकी चिकित्सा आराम से कर सकते हैं। एक चीज है कि दोनों ही एकदम अपनी तीक्ष्णता को प्राप्त है, पित्त और रक्त। तो उसको कम करने के लिए अपन को ट्रीटमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, अपन को औषध ज़्यादा देनी पड़ेगी, या अपन को आगे फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। एक है अपन केवल उसको आहार से ही शांत कर सकते हैं। किसी भी डिजीज में डाइटरी आप पैटर्न चेंज कर दो तो वो शांत हो सकती है। किसी में आपको औषध भी देनी पड़ सकती है, या फिर किसी में अगर वो बहुत ज़्यादा प्रकोपित अवस्था में तो फिर आपको फर्दर आगे पंचकर्मा की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आश्रय और आश्रयी अगर समान ना हो तो फिर वो डिजीज कैसी होगी? सुख साध्य। और अगर समान हुए तो वो किधर जाएगी? कृक्ष साध्य की तरफ। अर्थात दोष और दूष्य में भिन्नता हुई तो क्या हुआ? वो रोग सुख साध्य हुआ। फिर अगर अपन आगे बात करें कि और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि जैसे अपन ने सबसे पहले यही बात की थी कि वायु का स्थान कहाँ है? अस्थि के अंदर है। तो सबसे पहले यह पूछा जाता है, ये कई बार पीजी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन आते हैं कि अस्थि प्रदोषज विकार की चिकित्सा है, तो उसमें बाकायदा ऑप्शन दिए जाते हैं वमन कर्म, विरेचन, पूरा पंचकर्म या केवल बस्ती कर्म। तो हम हमेशा टिक करके आएंगे बस्ती कर्म। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानतम चिकित्सा वायु की बताई गई है तो वो क्या है? बस्ती। और अगर आपने कभी सुना हो तो चरक क्या बोलते हैं? चरक ने बोला है कि चिकित्सा का आधा भाग किसको माना गया है? बस्ती को माना गया है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा नानात्मज विकार कौन से दोष के होते हैं? वात के होते हैं 80। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर मैं यह बात करूं कि अपने शरीर में सबसे ज्यादा होने वाले डिसऑर्डर कौन से होते हैं, टेक्स्ट बुक के आधार पर बात करें तो वातज होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव वायु ना तत्र नियंते। उसको ले जाने वाली किसको? पित्त और कफ को कहीं भी ले जाने वाली कौन होती है? वायु। तो अगर कोई भी डिसऑर्डर है वो पित्त से हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी वायु साम्य अवस्था में है, वो कोई भी उस प्रकुपित अवस्था में नहीं है, तो पित्त अपना डिसऑर्डर करेगा, इतना वो सुख साध्य ही रहेगा, ज्यादा विकृति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर वही वायु पित्त को उसके स्थान से निकाल के कहीं और फेंक दे, कहीं दूसरी जगह ले जाए,
तो पित्त को अपने स्थान में लाने के लिए अपन को चिकित्सा ज़्यादा करनी पड़ेगी या नहीं? बहुत ज़्यादा चिकित्सा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा युक्तियाँ लगानी पड़ेगी, तब वो पित्त अपने स्थान पर आएगा, तब हम उसकी अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे, तब उस रोग का शमन होगा। तो कहने की बात कि वायु जो होती है वो सबसे ज़्यादा विकृति उत्पन्न करने वाली होती है, क्योंकि वायु के अंदर जो एक गुण होता है चल गुण, चल गुण के आधार पर वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। पित्त को अपने मेन स्थान से उठा के कहीं दूसरी जगह फेंक सकती है, कफ को कहीं भी फेंक सकती है। तो इससे क्या होगा, अपनी जो चिकित्सा होगी वो कृतसाध्य होती जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने बात किया कि सबसे पहले अपन को उस वायु को नियंत्रित करना है। तो उस वायु को नियंत्रित करने के लिए प्रधान कर्म क्या हो गया, बस्ती और अस्थि प्रदोषित विकार। अस्थि के अंदर वायु का स्थान है, तो अल्टीमेटली अस्थि की चिकित्सा भी क्या होगी, वायु वाली होगी। फिर करते हैं बात पित्त की। पित्त का आश्रय क्या बताया, दो थे, रक्त और श्वेत। जिसमें अगर पित्त ने रक्त को दूषित किया तो मान लो रक्त पित्त हो गया, तो रक्त पित्त की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा बताई है, वो क्या बताई है, शीतल चिकित्सा। क्यों, क्योंकि पित्त भी उष्ण गुण वाला और रक्त भी उष्ण गुण वाला, तो दोनों को शमन करने वाली चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, उसके विपरीत शीत गुण वाली, शीतल उपक्रम करते हैं। तो इसमें अपन मधुर, तिक्त, कसाय इन रसों का प्रयोग करके इसकी चिकित्सा करते हैं। फिर बात करते हैं कफ का आश्रय। कफ का आश्रय कौन कौन थे, अस्थि और रक्त के अलावा शेष 5 धातुएं और दोनों मल, कौन कौन से, मूत्र और पुरीष। तो कफ का आश्रय कौन कौन हुआ, मांस, मेद आदि ये सब हुए। तो मान लो कफ का प्रकोप हुआ या फिर कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया, तो कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया, इस दोष को बढ़ाया, इसके आश्रयी को बढ़ाया, तो आश्रय भी बढ़ेगा। आश्रय में कौन कौन बढ़ सकता है, मेद भी बढ़ सकता है, मांस भी बढ़ सकता है। तो फिर मान लेते हैं कि इससे अति स्थौल्य हो गया। अष्टनिंदित जो व्याधि पढ़ी जाती हैं उसके अंदर सबसे पहला रोग आएगा, आपके सिलेबस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अति स्थौल्य। उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो वहां पर अति स्थौल्य के लिए लेखन चिकित्सा दी जाती है। लेखन चिकित्सा की अगर अपन बात करते हो, लेखन चिकित्सा यानी कि कफ शामक, स्कार्पिंग, कफ को निकालने वाली, कफ को हरने वाली चिकित्सा की जाती है। फिर उसके बाद लेखन चिकित्सा अपन करते हैं तो उससे उसमें क्या आएगी, कृशता आएगी, यानी कि हम कफ को कम कर रहे हैं। कर्षण यानी कि कृशता लाने वाली चिकित्सा कर रहे हैं। तथा लेखन महाकषाय की बस्ती का प्रयोग किया जाता है। लेखन महाकषाय की बस्ती इसमें देंगे अति स्थूल्य में, क्योंकि अति स्थूल्य वाले में हम ज़्यादा, जब अपन डिटेल में ये डिजीज पढ़ेंगे वहाँ मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यों इसमें बस्ती देनी है, क्या करना है। तो अभी आपको इतना याद होना चाहिए कि 3 दोष थे अपने आश्रय, जिनको आश्रयी बोला है, वात, पित्त, कफ, और उनके आश्रय स्थान। एक बार वापस से मैं बता देती हूँ, किसी ने बाद में ज्वाइन किया हो तो। अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा है दोष, धातु, मल, आश्रय, आश्रयी भाव, जिसमें 3 दोष हुए अपने, वात, पित्त, कफ। ये क्या होते हैं, आश्रयी, क्योंकि यही क्या होते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर रहने वाले होते हैं। तो वो आश्रय कौन देता है इनको, स्थान रहने का कौन देता है, अपनी धातुएं देंगी या फिर अपना मल देगा। तो मल में, मल अपने 3 होते हैं, कौन कौन से, मल, मूत्र और श्वेत, 3 ये मल होते हैं, ये इनको स्थान देंगे। तो वायु हमेशा कहाँ जाके आश्रित रहेगी, अस्थि पर। पित्त हमेशा कहाँ रहेगा, स्वेद और रक्त में। और कफ कहाँ रहेगा, अस्थि और रक्त के अलावा सभी 5 धातुएं और मूत्र और पुरुष पर। तो यहाँ पर अपन ने बात की थी कि अगर एक चिकित्सा अपन कर रहे हैं पित्त को बढ़ाने वाली, तो अल्टीमेटली रक्त भी बढ़ेगा, या फिर चिकित्सा अपन रक्त को कम करने वाली कर रहे हैं तो पित्त को कम करने वाली कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, रक्त भी कम होगा। और ऐसे ही कफ की भी बात कर सकते हैं, अगर अपन कफ को बढ़ाने वाली चिकित्सा कर रहे हैं तो उससे जो है उसके आश्रयी, मांस हुआ, मेद हुआ, ये भी बढ़ेंगे, और इनको कम करने वाली चिकित्सा कर रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे इसका मेन इंपॉर्टेंस जो रहता है वो रहता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ फेल हो जाता है, फेल हो जाता है ये वात और अस्थि पर आकर के। क्योंकि अगर वायु को बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं, रुक्ष, लघु, शीत, ये अस्थि को कम करने वाले होते हैं, और जो गुण अस्थि को बढ़ाने वाले होते हैं वो वायु को कम करने वाले होते हैं। तो वायु और अस्थि दोनों की चिकित्सा कैसी होती है, विरुद्ध उपक्रम वाली होती है। यानी कि अगर एक की चिकित्सा करेंगे तो दूसरा कम हो जाता है,
और दूसरे की चिकित्सा करते हैं तो पहला बढ़ जाता है, ऐसे होगा। अगर एक को बढ़ाने वाली चिकित्सा कर रहे हैं तो दूसरा कम हो जाएगा, एक को कम करने की चिकित्सा करी तो दूसरा बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों ही चिकित्सा विरुद्ध होती हैं। इसमें पित्त और कफ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कि अगर अपन पित्त की चिकित्सा बढ़ाने वाली कर रहे हैं तो रक्त भी बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है। ऐसा नहीं होगा कि अपन अगर वात को भी बढ़ा रहे हैं तो अस्थि भी बढ़े, नहीं, अगर वात को बढ़ा रहे हैं तो अस्थि भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है संतर्पण और अपतर्पण वाला, क्योंकि वायु की वृद्धि होती है संतर्पण कारक द्रव्यों से, वायु की कमी होती है संतर्पण कारक द्रव्यों से, और अस्थि की वृद्धि होती है संतर्पण कारक द्रव्यों से, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो ये अपनी डिटेल में बात हुई, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी क्लिनिकल एस्पेक्ट की अपन बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अभी आगे जो क्लास का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में आपको MKS बॉस बता देंगे।